मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मित्रों, कल की क्लास में हमने मूल अधिकारों पर जिक्र किया था, अनुच्छेद 12 से लेके 15 तक। तो आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 16, समानता अधिकार का अनुच्छेद है 16। उसमें आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन व अवसर की समानता, अवसर की समानता। दोस्तों, लोक नियोजन में अवसर की समानता का हम जिक्र करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी को सरकारी नौकरियों में, सभी कार्यों में समान अवसर प्राप्त होंगे। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीय, केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है ये अधिकार। अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है, ये अधिकार किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 16 के अंदर प्रदत्त जो अधिकार है केवल किसको है? भारतीय नागरिकों को है। इस अनुच्छेद 16 के अंदर हम जिक्र करें, 16 अनुच्छेद के अंदर हम जिक्र करेंगे तो दोस्तों अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) पे जिक्र करेंगे। दोस्तों, इनके अंदर क्या क्या प्रावधान है? बात करें अनुच्छेद, क्या प्रावधान है, क्या प्रावधान है, इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है। इसके अंदर कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन व नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर है, समान अवसर, सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त है। अनुच्छेद 16(1) कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन व नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त है। यह अनुच्छेद कौन सा कहता है? 16(1). अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है? इसके अंदर प्रावधान है कि जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं। ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? 16(2) कहता है कि जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों,
अनुच्छेद 16 के अंदर दो प्रावधान, एक में कि किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों का अवसर सारे होंगे, सभी को प्राप्त होंगे। जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 16 1 और 2 के अंदर प्रावधान है। लेकिन अनुच्छेद 16 के अंदर कुछ ऐसे अपवाद हैं, उन अपवादों का हम अब जिक्र करेंगे कि कौन कौन से अपवाद हैं, क्योंकि समान अवसर होना बिल्कुल राइट है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र विशेष ऐसे हैं जिनके अंदर पिछड़ा वर्ग निवास करता है, वो सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, वो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है। उन लोगों को, उन क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनके नई योजनाओं, नए प्रावधान बनाने के लिए कुछ अलग से अलग राज्यों के राज्यपाल व क्षेत्रों के प्रशासन को अधिकार है। तो इस आधार पर हम सोचेंगे, देखेंगे कि अनुच्छेद 16 के अपवाद क्या देखेंगे, अपवाद। ठीक है मित्रों, अब पहला अपवाद हम देखें अनुच्छेद 16(3) निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण। कहने का मतलब है कि समान अवसर है, लेकिन निवास स्थान के आधार पर पिछड़े जो वर्ग हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, बैकवर्ड क्षेत्र में रहते हैं, जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्र के लोगों को, उन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो इसमें अनुच्छेद 16(3) में आरक्षण से संबंधित प्रावधान, इसके लिए 1998 के अंदर 98वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 98वां संविधान संशोधन। 98वां संविधान संशोधन किया गया मित्रों 2012 में। कब किया गया? 2012 में। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 अनुच्छेद 371 जे, ठीक है ना, अनुच्छेद 371 जे जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के माध्यम से 98वां संविधान संशोधन 2012 के अंदर या इसके द्वारा अनुच्छेद 371 जे जोड़ा गया। इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया? इसके अंदर प्रावधान यह था मित्रों कि कर्नाटक राज्य के राज्यपाल को या राज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि की गई। शक्तियों में वृद्धि। अब देखिए, कर्नाटक के राज्य के राज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई और क्या कहा गया कि कर्नाटक व आंध्र प्रदेश क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रावधान करना, अलग से ध्यान रखना, अलग से प्रावधान है। अलग से राज्यपाल क्या करेगा? प्रावधान करेगा अलग से। ये अनुच्छेद कौन से की बात कर ली हमने? 3 की बात की है। ये अपवाद है, क्योंकि निवास स्थान के आधार पर तो भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, सबको जब समान अवसर है। लेकिन ये क्षेत्र समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं है, पिछड़े हुए हैं,
बैकवर्ड क्षेत्र हैं, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े इन लोगों को क्या दिया जाना चाहिए? आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब अनुच्छेद की बात करें हम 16(4) की। अनुच्छेद क्या करें? 16(4). अनुच्छेद 16(4) की हम बात करें दोस्तों, 16(4) में नौकरियों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण, पिछड़े वर्गों को आरक्षण नौकरियों में। अब देखिए अनुच्छेद 16(4) के अंदर क्या कहा गया है कि राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए, राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवा में पर्याप्त नहीं है, उन क्षेत्रों में क्या देगा? आरक्षण। क्या देगा? आरक्षण। समझ रहे हो दोस्तों? अनुच्छेद 16(4) में कहा नौकरियों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण, तो कहता है कि राज्य ऐसा प्रावधान करेगा, राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवा में पर्याप्त नहीं है, उन्हें आरक्षण देना चाहिए। अब अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, हम अनुच्छेद कौन सा? 16(4) की बात करें। ये अनुच्छेद 16(4) 77वें संविधान संशोधन 1995 में जोड़ा गया। 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा यह अनुच्छेद जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के अंदर क्या प्रावधान है? प्रावधान क्या है? पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, पिछड़े वर्गों को आरक्षण। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया? 77वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(4) क जोड़ा गया और इसमें यह प्रावधान किया गया, क्या किया गया कि राज्य को यह शक्ति दी गई है, राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वे एससी व एसटी को पदोन्नति में आरक्षण दे। तो दोस्तों क्या लिखा मैंने? 16(4) के अंदर 77वें संविधान संशोधन 1995 के अंतर्गत अनुच्छेद 16(4) क जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 16(4) क में कि पदोन्नति में पिछड़े वर्गों का या वर्गों को आरक्षण। तो इसमें क्या लिखा गया कि राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वे एससी और एसटी को पदोन्नति में क्या दे? आरक्षण दे। ये अनुच्छेद कौन सा? 16(4) क। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 16(4) ख की। कौन से अनुच्छेद की बात करें? अनुच्छेद 16(4) ख की बात करें हम। अनुच्छेद 16(4) ख, यह अनुच्छेद 81वें
संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया। इसके अंदर जो प्रावधान वो था कि बैकलॉग का आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं या अधिक नहीं, 50% से क्या नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर यह प्रावधान किया गया और यह अनुच्छेद 16(4)(ख)81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि बैकलॉग का आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, इनका आरक्षण है वो अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 340 में, अनुच्छेद कितना है 340 में, राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग आयोग, राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है, पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 में किया गया। ये ध्यान रखना दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, 29 जनवरी 1953 के अंदर, ठीक है ना। तो ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है। ये किसकी अध्यक्षता में, ये एक साहित्यकार थे, एक बहुत बड़े क्या थे, साहित्यकार थे। ये बहुत ही बड़े विशेषज्ञ थे, साहित्यकार थे, काका कालेलकर। ये काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ठीक है ना, की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को इसका गठन किया गया, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का। इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को 30 मार्च 1955 को सौंपी, ठीक है ना। 30 मार्च 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। क्वेश्चन आए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 किसकी अध्यक्षता में, साहित्यकार थे, काका कालेलकर की अध्यक्षता में। इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को 30 मार्च 1955 में सौंप दी। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट, 1955 में इन्हें रिपोर्टें सौंप दी। दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का जो गठन है, दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 को, ठीक है ना, किसकी अध्यक्षता में मित्रों, अध्यक्षता, ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है। 1 जनवरी 1979 में ये किसकी अध्यक्षता में, ये मोरारजी सरकार द्वारा, ये किसकी अध्यक्षता में, ये लिखेंगे कि मोरारजी सरकार
द्वारा मोरारजी सरकार की नेतृत्व में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया? दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, ठीक है ना। इन्होंने लगभग देश में लगभग 3000 जातियों का क्या किया? अध्ययन करके इन 3000 जातियों का अध्ययन करके इनको सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया। ठीक है ना। तो इस मंडल आयोग ने देश में 3000 जातियों का अध्ययन किया और इन्हें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित कर दिया। जातियों को पिछड़ा वर्ग में घोषित कर दिया। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट वो कब सौंपी? अपनी रिपोर्ट उन्होंने 1980 में 31 दिसंबर कर देते हैं इसे, 31 दिसंबर 1980 को सौंपी। 31 दिसंबर 1980 को। देखिए, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 में मोरारजी सरकार के नेतृत्व में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है, की अध्यक्षता में गठित किया गया। मंडल आयोग ने देश में लगभग 3000 जातियों का अध्ययन किया और सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया इन्हें। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को सौंप दी। अब देखिए दोस्तों, इसने रिपोर्ट जब सौंपी, इसी रिपोर्ट के आधार पर वीपी सिंह ने 1990 में इसी मंडल आयोग की रिपोर्ट पर मंडल आयोग की रिपोर्ट पर वीपी सिंह ने 1990 में ओबीसी को आरक्षण की बात कही। ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब इसी के साथ ही 1992 के अंदर नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर जनरल को आरक्षण देना, ओबीसी को नहीं, जनरल को। बात किसने की है? आर्थिक आधार पर जनरल को कौन बात करता है? नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1992 में। इतने में ही 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी मामला सामने आया। इस मामले के अंदर निर्णय
दिया। और क्या कहा? नंबर 1 इन्होंने कहा कि जनरल को दिया गया जनरल को दिया गया आरक्षण अवैध है। नंबर 2 ओबीसी को दिया गया आरक्षण वैध है। और 3 नंबर ओबीसी को 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में। क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर, 2 भागों में क्या कर दिया? इनको बांट दिया गया। अब इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये आरक्षण की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से थी। तो इस प्रकार से भागों में इनको क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वीपी सिंह ने 1990 में ओबीसी को आरक्षण दिया। 1992 में नरसिम्हा राव ने आर्थिक आधार पर जनरल को आरक्षण देने की बात कही। तो 16 नवंबर 1992 में इंदिरा साहनी मामला आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जनरल को आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण अवैध है, सही नहीं है, ओबीसी को वैध है। लेकिन क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर 2 भागों में इसको बांट दिया। और इसने कहा, चौथी बात कही कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद हम बात करते हैं मित्रों, कौन से की? अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद कौन से की बात करेंगे? अनुच्छेद 17 की करेंगे। इसके अंदर क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, छुआछूत। इस अनुच्छेद में मित्रों कोई किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई किसी के साथ अस्पृश्यता के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेद भाव नहीं करेगा। किसी के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 17 के अंदर है। इसके अंदर इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 35 में संसद को अस्पृश्यता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार है, विधि बनाने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 35 के अंदर प्रावधान है कि संसद को अस्पृश्यता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार है, अनुच्छेद 35 में। अब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया। 1976 में संशोधन करके इसका नाम परिवर्तन, संशोधित कर नाम में परिवर्तन, इस अधिनियम में नाम में परिवर्तन कर दिया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार
संरक्षण अधिनियम 1955, ये अभी इसका नाम कर दिया 1976 के अंदर दोस्तों कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये अस्पृश्यता से संबंधी है अनुच्छेद की अस्पृश्यता के अंदर क्या प्रावधान है। तो ये हम अस्पृश्यता के अंदर हमने पढ़ा है कि कोई किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। 35 अनुच्छेद के अंदर संसद अस्पृश्यता से संबंधी विधि बनाने का अधिकार है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पहली बार पारित बनाया कब? 1955 में अधिनियम बना। इस अधिनियम का नाम परिवर्तन करने के लिए 1976 में संशोधन किया गया। इसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और ध्यान देना दोस्तों, इस 1955 का अस्पृश्यता अपराध जो अधिनियम है, इसके दौरान अस्पृश्यता छुआछूत को अपराध घोषित कर दिया कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति किसी के साथ टच या उसके साथ उसको अछूत समझता है, इस आधार पर वो अपराध माना जाएगा। 1955 के प्रावधान के अनुसार 500 रुपए जुर्माना, 6 माह का कारावास होगा। अभी SC/ST से संबंधी अगर जाति सूचक गालियां देना या इस प्रकार का जो प्रावधान है वो इसी के अंदर, इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये हमारा अनुच्छेद 17 आज कंप्लीट है। तो इस प्रकार 16 भी कर लिया हमने, अनुच्छेद 17 को भी हमने कर लिया मित्रों। तो इस प्रकार से अनुच्छेद अभी हमारा बचा है 18। अनुच्छेद 18 की बात करें मित्रों, अनुच्छेद 18 के अंदर देखिए, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। देखिए मित्रों, उपाधियों का अंत है, कहने का मतलब है अनुच्छेद 18 में कहा है कि राज्य किसी को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य किसी को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा और नागरिक व अनागरिक कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। कोई भी उपाधि है वो ग्रहण नहीं करेंगे। अनुच्छेद कौन सा? 18। अब 18 के अनुच्छेद के अंतर्गत, इस अनुच्छेद के अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर। अब अनुच्छेद 18(1) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि शिक्षा व सैन्य, ये ध्यान रख लेना आप, 2 ही शब्द याद रख लेना कि शिक्षा और सैन्य क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है, औरों में नहीं दी जा सकती। सिर्फ शिक्षा और सैन्य क्षेत्र को छोड़ के और बाकी किसी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 18(2) की बात करें, 18(2) के अंदर क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति कहूं या कोई नागरिक या अनागरिक, कोई नागरिक व अनागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। उपाधि ग्रहण
नहीं करेगा, नहीं करेगा। ध्यान लग गया कि कोई भी नागरिक है या अनागरिक विदेशी राज्यों से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(3) में लिखा है, 18(3) में क्या लिखा है कि विदेशी राज्यों से अगर उपाधि ग्रहण करनी है तो राष्ट्रपति की सहमति से। विदेशी राज्यों से उपाधि ग्रहण राष्ट्रपति की सहमति से। ठीक है ना। तो 18 के अंदर क्या लिखा है? 1 में कि शिक्षा और सैन्य क्षेत्र में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 में लिखता है नागरिक अनागरिक विदेशियों से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। अनुच्छेद मित्रों 3 के अंदर विदेशी राज्यों से उपाधि ग्रहण करनी है तो राष्ट्रपति की क्या चाहिए? सहमति। क्या चाहिए मित्रों? सहमति चाहिए। एक मामला आया इससे संबंधी, बालाजी राघव बनाम एक मामला आया। बालाजी राघव बनाम 1996 का एक मामला आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 4 पुरस्कार प्रारंभ किए गए 1954 में। वो पुरस्कार कौन से हैं? वो पुरस्कार हैं भारत रत्न, 1, 2 नंबर मित्रों है पद्म भूषण और पद्म श्री। कहने का मतलब है कि ये चारों के चारों दिए जा सकते हैं, ये उपाधियां दी जा सकती हैं। बालाजी राघव बनाम भारत संघ 1996 का ये मामला, उसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत सरकार द्वारा जो 4 पुरस्कार दिए जाते हैं उनको क्या किया जा सकता है? प्रदान किया जा सकता है, लिया जा सकता है, क्योंकि ये जो उपाधियां या पुरस्कार है इनका नाम के आगे और पीछे क्या नहीं कर सकते? प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। आज हमारा अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार 16, 17 और 18 कर लिए हैं। कल की क्लास में हम अनुच्छेद 19 और अधिकार हमारा शुरू हो जाएगा। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। तो ज्यादा से ज्यादा जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं वो और अधिक अपने साथियों को YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।